प्यारे बच्चों, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड लाया है मॉडल क्वेश्चन आंसर सीरीज। इस सीरीज में आप कंप्लीट एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री 12 के लिए वो सभी आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और बिना समय गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, जिसमें सॉल्यूट है 2 ग्राम्स और उसका वॉल्यूम है 200 ml। तो देखिए, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ भी लीटर में आपको दिया जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ गिवन मास। तो तब फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय 200 ml हमको दिया गया है। यहाँ पर NaOH है आपका सॉल्यूट, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। NaOH आप ये जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए 23 + 16 ऑक्सीजन का +1 = 40 ग्राम्स पर मोल। 40 ग्राम्स पर मोल, उसको यहाँ आप पुट कर दो 2/40 × 1000/200। ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये हो गया आपको 2 कैंसिल = 1/4। क्या हो जाएगा 0.25। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए दूसरे सम्स की ओर चलते हैं। Among the following substances the lowest vapor pressure is exerted by। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देखें कि यहाँ 3 जो हैं ABC तीनों लिक्विड हैं, एकमात्र मरकरी है जो सॉलिड स्टेट में है, जो वोलाटाइल सब्सटेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। थर्ड में आए, यूनिट ऑफ KB = व्हाट। आपको दिया गया है कि KB का यूनिट यहाँ पर क्या होगा। तो KB का यूनिट आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ΔTB = होता है KB × मोललिटी। KB × मोललिटी आपको निकालना है KB का, और क्या हो जाएगा KB = ΔTB/m, ठीक है। m मोललिटी है। मोललिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मोल पर kg, और ΔTB का मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हम केल्विन में लेते हैं, तो केल्विन हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा मोल पर kg मीन्स मोल बाय kg। kg को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा केल्विन kg, ठीक है। ये पर kg है, ऊपर kg हो जाएगा इनटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर डी। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, Al2O3 के एक द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम किसको कहते हैं, ये हुआ 1 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 1 मोल एल्यूमिनियम को पाने के लिए कितना फैराडे हमको चार्ज चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप Al2O3 को
Al2O3 को मोल्टेन स्टेट में जब आप डिसोसिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। ठीक है, अब ये 2Al3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा 2Al बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 यहाँ पर एक कर दें, एक एल्यूमिनियम, चूंकि 1 मोल हमें चाहिए तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा आपका 1 मोल। यही हमें पूछा जा रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फैराडे। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 फैराडे। तो 1 मोल एल्यूमिनियम पाने के लिए हमें 3 फैराडे की जरूरत होगी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 5th नंबर। कोई छोटा तो नहीं है। द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपको 4 कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, उसमें ये बताना है कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि मोलर कंडक्टिविटी is directly proportional to dilution। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन का सबसे कम होना। तो इन चारों में आप देखो कि सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है डी का। डी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, सबसे कम मीन्स 0.001 m है मोल पर लीटर। तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी सबसे अधिक होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट सम्स पर आते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हुआ कि ऑफ 0.1 m NaCl। यहाँ पर मोलरिटी आपको दी गई है, इस K का वैल्यू दिया गया है 1.01 इंटू 10 टू द पावर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करेंगे? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा M इज इक्वल टू होता है आपको K इंटू 1000 बाई कैपिटल M। तो K का वैल्यू दिया गया है 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, M दिया गया है आपको 0.1। तो आप डिनोमिनेटर वाले 1 को हटाओ, तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1000 हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? लेम्डा m इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 और 1 4 0 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और 1 तो कैंसिल हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.01 इंटू 10 टू द पावर
2, 10 to the power 2। ये होगा हमारा सही आंसर। फर्स्ट ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आए 7 की ओर। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप जानते हो कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, ये वेल नोन चीज है, आप भी जानते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर द रिएक्शन। रेट और रेट कांस्टेंट किस यहाँ द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए रिएक्शन। किसके लिए? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? टी इनवर्स। ठीक है, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो नहीं सकता है। बेटर होगा कि हम लोग इसको डिराइव करके देख लें। रेट इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां आएगा कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बाई टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब अगर जीरो ऑर्डर की बात करें, तो ये 1 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए, जो रेट का यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा? रेट का यूनिट होगा सॉल्यूशन के केस में मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। यही जीरो ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट है। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is 2 into 10 to the power minus 2 per minute, the half life period of the reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू, आप भी जानते हो, 0.693 बाई के। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, पुट करके सॉल्व कर ले। तो कितना है? 0.693 बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो इसको 2 से इसको कट कर दें, कितना आएगा? इसको कट करेंगे तो 0.3465 है। 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो 0.3465 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 34.65। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट आए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम। आपको भी मालूम है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका रेट डिक्रीज करते जाता है। तो इसका होगा डिक्रीजेज विथ टाइम।
समय के साथ घटता है। नेक्स्ट आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज कलरलेस। इन चारों में से कलरलेस कौन है? तो इसमें देखें कलरलेस कौन होगा, कौन से ट्रांजिशन मेटल आयन कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करेंगे? वैसे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जिंक उसका एग्जाम्पल भी है, इसको हम ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं करते हैं। इसमें आप देखें तो इसमें होता है 3D10। तो ये आपका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलें 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके साथ होगा? जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी। तो इसमें देखें Cu2+ में क्या होगा? Cu2+ में आपका होगा 3D10, जबकि Ni2+ में क्या होगा? 3D8। Cu2+ में क्या होगा? 3D7। और Fe में क्या होगा? 3D6। ठीक है, तो 3D6 यहां पर देखिए मैक्सिमम अकुपेयर्ड है, सबसे कम पेयरिंग यहां पर है। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला आप जानते होंगे कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं। म्यू इज इक्वल टू, ये इतना बता दे रहे हैं कि कहीं निकालने भी आ जाए तो n इंटू n+2, जहां पर n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? तो Fe2 हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट Fe2 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट the hybridization involved in NiCN4। NiCN4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसको बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा देखें हम लोग। NiCN4 में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? निकेल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? NiCN4 -2। सबसे पहले क्या करेंगे कि निकेल का आप निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकेल का अगर X हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा? साइनाइड का होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू +2। निकेल +2 स्टेट में है, यहाँ पर निकेल +2 स्टेट में है। तो निकेल का +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखें यहाँ निकेल 28। ठीक है, +2 स्टेट में क्या हो जाएगा? निकेल अगर +2 स्टेट में निकालें तो आर्गन 3D8। ठीक है, 3D8 और इसके साथ रहेगा 4s0 4p0। 3D8 -
इसमें थोड़ा सा हम लोग को ये जानना होगा कि NiCN4 2 माइनस ये डायामैग्नेटिक है। तो D8 में आपको 2 3 4 5 6 7 8 डायामैग्नेटिक होने के लिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। शिफ्ट कराने से जो सिचुएशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए ऐसे बना। ठीक है, ये ब्लैंक रह गया और ये हो गया हमारा 4s2 4p3। हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं, 4 लिगेंड्स हैं। 4 लिगेंड्स के लिए हम क्या करेंगे, 4 लिगेंड्स के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये मेरा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 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 करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए ये बहुत इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रल लिगैंड। आपको लिगैंड्स कुछ दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन न्यूट्रल लिगैंड्स नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हो H2O न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, CO कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड है। केवल ये नाइट्राइट न्यूट्रल लिगैंड नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 सवाल की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय PtNH3 6Cl4। वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करेंगे। आपके पास क्या है, यहाँ दिया गया PtNH3 6Cl4। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है और इसका डिसोसिएशन इंटरनल डिसोसिएशन नहीं होता है। तो ये जो डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करके देगा, एक आयन देगा PtNH3 6Cl4। ठीक है, ये एक आयन देगा, ये एक आयन देगा, Cl4 मीन्स 4Cl माइनस, तो एक ये होगा और 4 ये होगा। टोटल आयंस हो जाएंगे 5। टोटल आयंस इसमें हो जाएंगे 5। करेक्ट आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म ए चीलेट। नीचे दिए गए में से कौन लिगेंड चीलेट का फॉर्मेशन करता है। तो चीलेट का फॉर्मेशन वैसा लिगेंड करता है जिसमें एटलीस्ट कम से कम वैसे 2 डोनर एटम्स हों। कम से कम 2 डोनर एटम्स वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो चीलेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो एसीटेट का क्या हो जाएगा, एसीटेट का क्या होता है CH3 COO माइनस। ऑक्जेलेट का होता है COO। और यहाँ देखिए ऑक्जेलेट में 2 वैसे एटम्स हैं, डोनर एटम्स हैं, जिसके कारण करेक्ट आंसर होगा बी। ऑक्जेलेट दिए गए लिगेंड्स में चीलेट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, चलिए 17 में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। नीचे दिए गए रिएक्शन में से कौन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। फर्स्ट है C2H4HBr, C3H6Cl2, C3H6HBr और C3H6Br2। तो देखिए इसमें टेक्निक समझें। पहले तो ये जो ब्रोमाइड है,
ये जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड के साथ मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, या क्लोराइड के साथ। तो ये तो दोनों ऐसे निकल गए आपको। अब बाद बाकी ये दोनों बचे ए और सी। तो इसको हम कैसे ट्रेस आउट करेंगे? आप जानते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, किस में फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हुआ अनसिमेट्रिकल अल्कीन C3H6, इट इज प्रोपीन। प्रोपीन जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये हुआ प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर होगा सी। ये तो आप लोग भी बना रहे होंगे, बना लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी जाएं। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास में भी अगर जो सिमेट्रिकल होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो डी तो पहले कट गया कि ये ब्रांच्ड है। तो ब्रांच्ड जितने अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पेरेटिवली अपेक्षाकृत कम होते हैं। अब सी भी ब्रांच्ड है, ये भी कैंसिल हो गया। ए और बी में देखें, बी का मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका बी। या भी देखें तो मॉलिक्यूलर मास को बॉइलिंग पॉइंट से जरूर कंपेयर करें। नेक्स्ट आते हैं 19। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म से कौन हाइड्रोलाइज्ड होगा? तो आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री में, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में वैलिड होता है। तो यहाँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है डी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3CH3, ठीक है। चलिए, the ease of dehydrohalogenation of alkyl halide with alcoholic KOH is किसका? हाइड्रोहैलोजेनेशन का ऑर्डर क्या होगा? नीचे दिए गए ऑर्डर में से क्या होगा, सही ऑर्डर क्या होगा? तो इसका कॉन्सेप्ट समझें कि डीहाइड्रोहैलोजेनेशन का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इसका मतलब कि इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोअल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव? आपको 4 हैलोअल्केन्स दिए गए हैं, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा? तो हैलोअल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है, हैलोअल्केन्स की रिएक्टिविटी होती है, वो रिएक्टिविटी किसके कारण होती है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो यहां पर देखें, 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये दोनों 1 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं, ठीक है। अब 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन में डिसाइड करना है कि कौन अधिक रिएक्टिव होगा। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन में द साइज ऑफ क्लोरीन इज लेसर देन ब्रोमीन।
रिएक्टिविटी साइज के ऊपर, CCl बॉन्ड के X बॉन्ड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि ब्रोमीन का साइज अधिक होता है इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड इज ए एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये तो काफ़ी जाना पहचाना रिएक्शन है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड, व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड कोल्बेज रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन है। सोडियम फेनॉक्साइड को CO2 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। कैसे बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया जाए। ये हुआ आपका सोडियम फेनॉक्साइड, इट इज सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को हम CO2 से रिएक्ट कराते हैं, CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो हमें बनता है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। ये क्या होता है, ये CO2 यहाँ ONA के साथ ऐड कर जाता है। देखिए OCOONA, इट इज सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, और ये आपको हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। यहां पर कुछ नहीं है तो H है, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, ये देखिए ये आ गया, ये यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये हो गया OH, और यहाँ पर COONA। ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H चला जाएगा COO के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के लिए भी, और ये हो जाएगा COOH। ठीक है। इट इज सैलिसिलिक एसिड, समझ रहे हैं। अब देखें नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। बहुत खूबसूरत सा सवाल है इसमें। Ether is obtained by ethyl alcohol in presence of H2SO4। एक्चुअली कॉन्क H2SO4 होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्क H2SO4 होना चाहिए। ठीक है। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कोहल का। तो इथेनॉल जब डिहाइड्रेट करता है तो 2 टेम्परेचर्स पर करता है, एक 443 और एक 414 पर। ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझने के लिए दोनों को देख लें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका हुआ इथेनॉल C2H5OH। अगर हम 414, इसका मतलब कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं, तो वैसी स्थिति में यहाँ समझने के लिए हम अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। इसको अगर हीट करेंगे 140 डिग्री C, जिसका मतलब हुआ आपको 413 K, तो हमारा आएगा ये H2O यहाँ से माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट होगा हमारा डाई इथाइल ईथर। ठीक है। अगर इसी को हम 443 K पर
कराएं तो हमारा प्रोडक्ट होता है, इसमें डीहाइड्रोहेलोजेनेशन होता है और अल्कीन बनता है। इसको भी देख लिया जाए। यहाँ देखें, स्ट्रक्चर में देखें तो अधिक समझ में आएगा। ये देखें इथेनॉल, हम OH को यहाँ लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं 443K पर या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का होता है। ये बॉन्ड लेके निकला तो -H2O हो गया और ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो हमारा अल्कीन बनेगा। ये अल्कीन बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या उत्पाद होता है जब वन ब्यूटीन को का ओजोनाइट का जलीय अपघटन कराते हैं और जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसको देखें। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 ब्यूटीन का के ओजोनाइट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है। अंधेरे में जवाब नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्यूटीन 1, CH2 CH3। इसका O3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। एडिशन प्रोडक्ट होगा जिसमें एक क्रॉस ऑक्सीजन का एडिशन होता है और ओजोनाइट का फॉर्मेशन होता है, CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, जब हमारा यहाँ पर देखें, इसका अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम। कैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं जिंक H2O के साथ। तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और हमारा बनेगा क्या, CH2O प्लस CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCHO प्लस CH3 CH2 CHO। It is methanol and it is propanol, ठीक है। तो इस तरह से करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके ये मॉडल क्वेश्चन हैं, ध्यान में रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, इसलिए एक्सप्लेनेटरी वे में आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि मान लो कि ये शॉर्ट टाइप में आ जाए तो वैसी स्थिति में भी आप इसका जवाब दे सकें, ठीक है। तो अब शॉर्ट टाइप के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।